Good morning guys. This is your lecture 24 of concrete technology और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लो टेस्ट के बारे में जो कि है वर्केबिलिटी टेस्ट। सो वर्केबिलिटी टेस्ट में आपने दो अलग टेस्ट हमने पढ़ा था, तीन टेस्ट है, ठीक है, वर्केबिलिटी का याद रखना। एक है स्लम्प कोन टेस्ट, एक है आपके पास कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे फ्लो टेस्ट, ठीक है। तो फ्लो टेस्ट क्या है, ठीक है, ये बहुत इजी टेस्ट है। इसके लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसका नाम है फ्लो टेबल, ठीक है। लेट अस सी इसका पर्पस क्या है। इट मेजर्स द स्प्रेड ऑफ अ फ्लो ऑफ कंक्रीट सब्जेक्टेड टू जॉल्टिंग, ठीक है। तो ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है कि कंक्रीट कितना फ्लो हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्केबिलिटी, वी हैड स्टडीड राइट, कि कितनी आसानी से आपका कंक्रीट कंपैक्ट हो सकता है, प्लेस कर सकता है और फ्लो भी हो सकता है। तो वही चेक करने के लिए कि आपका कंक्रीट में फ्लो वाला प्रॉपर्टी कितना है। इट गिव्स गुड असेसमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्टिफ रिच कोहेसिव मिक्स, ठीक है। तो जो स्टिफ है, थोड़ा स्टिफ यानी कि स्टिफ मतलब जो थोड़ा ज़्यादा फ्लो नहीं है, थोड़ा सा उसका कंसिस्टेंसी थिक है, रिच मतलब थिक, थोड़ा थिक होना। तो वैसा कंक्रीट का कंसिस्टेंसी मेजर करने की एक आइडिया लगेगा कि कितना कंसिस्टेंसी में हम क्या मेजर करते हैं कि मेनली कितना फ्लो है, उसका फ्लो थिन है या थिक है, कितना फ्लो कर सकता है आपका कंक्रीट, ठीक है। तो इसके लिए ये आपका फ्लो टेबल है, ठीक है। इसका मेजरमेंट दिया है, इसका डाया है, ये जो दिख रहा है आपको ये मोल्ड, इसका डाया यहाँ दिया है। इसका डाया है 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर डाया और ऊपर का डाया है 17 सेंटीमीटर डाया, ठीक है। हाइट इज़ 12। फिर उसके बाद ये फ्लो टेबल है, फ्लो टेबल आप देख सकते हैं, ठीक है, वो ब्रास का बनाया है, ठीक है। उसके नीचे इसका रिब्स है उसको हैंडल करने के लिए, और एक ये हब है, ये जो आपको दिख रहा है, ये हब मेनली हेल्प करते हैं आपकी, अभी देखेंगे आपको ऊपर नीचे मूव करने में, ठीक है। बाकी ये सब इसका स्लीव है, हैंडल है फॉर टर्निंग कैम, अभी देखेंगे उसको ये टर्निंग कैम क्यों करते, ताकि इसको ये फ्लो टेबल को ऊपर नीचे कर सके। अभी के लिए आपको देखो ये फ्लो टेबल है आपका, ठीक है। प्रोसीजर, ये भी बहुत आसान टेस्ट है, कुछ नहीं करना, मतलब कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, अ फ्लो टेबल ऑफ 76 mm dia over which eccentric circles are marked. I'm sorry, okay, this is not 76 mm. Let me make correction. This is 76 centimeter. 76 सेंटीमीटर। तो ये फ्लो टेबल का जो ये डायमीटर है, इसका डायमीटर बोल रहा है, ठीक है, कितना है, 76 सेंटीमीटर डाया है। ओवर विच एसेंट्रिक सर्कल्स आर मार्क्ड, आपको उस में दिखाएंगे आपको, उसमें अगर आप वो फ्लो टेबल में देखोगे, ठीक है, ये आपका फ्लो टेबल है, उसमें उसमें ऐसा मार्क्स है, एक सर्कल मार्क्स होगा ऐसा, एसेंट्रिक सर्कल्स, इसको बोलते हैं एसेंट्रिक सर्कल्स। इसमें दिख नहीं रहा है, यहाँ आपको दिख सकते हैं, या फिर यहाँ थोड़ा छोटा छोटा ऐसा मार्क किया होता है उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक सर्कल। उसके बाद क्या करेंगे, अ मोल्ड ऑफ स्मूथ मेटल कास्टिंग इन अ फॉर्म ऑफ कोन इज यूज्ड, ठीक है। ये मोल्ड, ये कास्टिंग, मोल्ड कास्टिंग, इसको हम बोलते हैं ये मोल्ड यूज़ किया है, आपको दिख रहा है ना ये मोल्ड, ये वो ड्राइंग भी दिया इसका। अब use this pen, okay, laser. The table top is cleaned of all gritty materials and wetted. तो ये टेबल टॉप जो है फ्लो टेबल, इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे। अगर इसमें कोई भी ग्रिटी मटेरियल, ग्रिटी मतलब कोई भी सॉइल का या कुछ भी जो रफ पार्ट बनाते हैं आपकी टेबल, उसको हम साफ़ करेंगे अच्छे से और स्मूथ बनाएंगे और उसको थोड़ा गीला करेंगे। Then the mold is kept in the center of table and filled in 2 layers, each layer rodded 25 times with tamping rod.
उसके बाद क्या करेंगे, हम मोल्ड को सेंटर ऑफ द टेबल में रखेंगे। जैसे आपको दिख रहा है, ये मोल्ड को बीच टेबल के बीच में रख देंगे और उसके बाद इसमें हम अपने कंक्रीट सैंपल भरेंगे। कितना लेयर में, कितना लेयर बोला है, फिल्ड इन 2 लेयर, 2 लेयर में भरेंगे और ईच लेयर रोडेड 25 टाइम्स। तो इस मोल्ड के अंदर हम कंक्रीट भरेंगे 2 लेयर में और हर एक लेयर के बाद 25 टाइम्स उसको रॉट करेंगे, टैंपिंग करेंगे। क्यों? कंपैक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द टॉप लेयर इज रॉडेड इवनली द एक्सेस ऑफ कंक्रीट ओवरफ्लोइंग इज रिमूव्ड। फिर सेम चीज़, एक बार कंक्रीट को भर दिया ऊपर तक, ठीक है, ऊपर तक भर देंगे। उसके बाद उसको एक्सेस कंक्रीट को हटा देंगे ब्रिम तक, ब्रिम मतलब ये टॉप तक भर देंगे और एक्सेस कंक्रीट को निकाल देंगे। देन द मोल्ड इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। उसके बाद क्या करना है, ये मोल्ड जो है आपको दिख रहा है मेटल मोल्ड, इसको हम ऊपर सीधा वर्टिकली ऊपर, जैसे हमने स्लम्प टेस्ट के लिए किया था ना, कोन को ऊपर, वैसे इसको ऊपर करना है। देन द टेबल इज़ रेज्ड एंड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12.5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उस टेबल को रेज एंड ड्रॉप, यानी कि राइज एंड ड्रॉप, राइज एंड ड्रॉप। ये टेबल जो है इसमें ये कंट्रोलिंग की वजह से इसको राइज करेंगे, ड्रॉप, राइज करेंगे, ड्रॉप करेंगे फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12.5 mm, यानी कि ऑलमोस्ट 1.25 सेंटीमीटर से हाइट को ऊपर नीचे ऊपर करेंगे। कितने बार? 15 टाइम्स और इन अबाउट 15 सेकेंड, यानी कि 15 सेकेंड में आपको 15 टाइम्स करना है। हाइट कितना? 12.5 mm से रेज एंड ड्रॉप। उससे क्या होगा, आपका कंक्रीट जो है, अब फोर्स लग रहा है ना उसमें, उसमें फोर्स लग रहा है, तो जो कंक्रीट इसमें प्लेस है, ये मोल्ड तो निकाल दिया, अब कंक्रीट जो इसमें प्लेस है ये फ्लो करना शुरू करेगा। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो सी, मानो आपने ये फ्लो टेबल है, मैं प्लान ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, और आपका कंक्रीट यहाँ है, ये आपका कंक्रीट है। शुरू में आपका कंक्रीट ऐसा था, ठीक है, आपने मोल्ड को हटा दिया, ऊपर से ऐसा दिखेंगे। अब आपने इस टेबल को 15 टाइम्स नीचे ऊपर राइज ड्रॉप किया। अब क्या होगा, ये कंक्रीट फैलना शुरू हुआ होगा, है ना, ऐसा फैल गया होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा फैल गया, आपको ऑब्वियसली फैल जाएंगे अगर उसमें फोर्स लगाएंगे। तो यही बोला है, द डायमीटर ऑफ द स्प्रेड कंक्रीट इज मेजर्ड इन अबाउट 6 डायरेक्शन नियरेस्ट टू 5 mm एंड एवरेज स्पीड इज नोटेड। उसके बाद क्या करना है, हमको डायमीटर मेजर करना है, इसका डायमीटर मेजर करना है कि कितना स्प्रेड हुआ है। अब ये मेजर करते समय देखो, अब अलग अलग डायमेंशन होगा, है ना, ये यहाँ है, ये यहाँ है। अगर आप ऐसे डायमेंशन मेजर करोगे तो कम है, ऐसे करेगा तो ज़्यादा है, ऐसे करेगा तो अलग आएंगे। तो वही फाइंड आउट करने के लिए हम 6 डायमीटर मेजर करेंगे। 1, दूसरा कलर यूज़ करेंगे मैं, ठीक है, लेट अस यूज़ येलो। एक ही डायमीटर मेजर नहीं करेंगे हम, 6 डायरेक्शन में मेजर करेंगे। 2, 3 डायमीटर, 4, 5 एंड 6, यानी कि अलग अलग 6 डायमीटर मेजर करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अभी मैंने बोला, अगर आपने बस यही डायमीटर लिया तो वो कम पड़ेगा, ये डायमीटर लिया तो ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए 6 अलग अलग डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से हम मेजर करेंगे। तो आपको कितना डायमीटर मिलेगा, आपको 6 डायमीटर मिलेगा, डायमीटर इन 6 डायरेक्शन। फिर उनका एवरेज लेंगे, ठीक है, उनका हम एवरेज लेंगे। The diameter is measured in 6 direction nearest to 5 mm and average spread is noted. अब जो भी average spread आएगा, अब flow percentage कैसे निकालता है, spread in diameter, ठीक है, डायमीटर में स्प्रेड जो अभी आया आपका एवरेज 6 डायरेक्शन में, जो भी वैल्यू आया उसको लिखो, -25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 करते हैं, ठीक है, तो उससे आपको फ्लो परसेंट मिल जाएंगे। इसके लिए भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, वो वीडियो से तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो भी, सॉरी वो वीडियो अभी मैंने रखा था,
कोई बात नहीं, मैं अब फिर से निकालती हूँ। ये वीडियो आपको दिख जाएगा यूट्यूब से भी, आप देख सकते हो, ठीक है। ये वाला वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता था। Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did it. First, प्लीज रीड दिस Flow केयरफुली, ओके। table test for concrete. Flow table test is generally done in the laboratory to determine the fluidity of concrete. The apparatus consists of mold should be made of a smooth metal casting, in the form of the frustum of a cone with internal dimensions of 25 centimeters base diameter, 17 centimeters upper surface diameter, and height 12 centimeters. And the flow table about 76 centimeters in diameter over which concentric circles are marked. Let's now see step-by-step procedure to do this test. The tabletop is cleaned of all gritty material and is wetted. The mold is placed in the center of the table, firmly held, and is filled in 2 layers. Each layer is rodded 25 times with a tamping rod. After fully filled, the excess concrete is leveled off. फुल्ली कंक्रीट को Now, भर गया। lift the mold vertically upward. You will notice concrete stands in the shape of the mold. The table is then raised and dropped 12.5 millimeters 15 times in about 15 seconds. The diameter of the concrete spread is measured in देखो कैसे स्प्रेड किया, फ्लो होने की वजह से स्प्रेड किया। अब इसका डायमीटर हम एक डायरेक्शन में नहीं, 6 डायरेक्शन में मेजर करेंगे। about 6 directions to the nearest 5 millimeters, and the average spread is noted. The flow of concrete is the percentage increase in the average diameter of the spread of concrete over the base diameter of the mold. Flow in percent is calculated by dividing spread diameter in centimeters minus 25 divided by 25 into 100. Thus, the value of flow percent is calculated from 0 to 150%. A close look at the pattern of spread of concrete can also give a good indication of the characteristics of concrete, such as the tendency for segregation. Thank you for watching. ये बोल रहे हैं अभी हम सेग्रीगेशन पढ़ेंगे। ये टेस्ट से हमको ये भी पता चलता है कि हमारे कंक्रीट में सेग्रीगेशन है कि नहीं, उसका भी आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो ये टेस्ट बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टर्म जो कि हम बोलते हैं सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था शॉर्ट में भी सेग्रीगेशन क्या होता है, ठीक है। अब सेग्रीगेशन मतलब क्या है, व्हाट इज सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन इन शॉर्ट, लेट अस फॉरगेट अबाउट कंक्रीट। सेग्रीगेशन का मीनिंग ही क्या है, मतलब इंग्लिश में सेग्रीगेशन मतलब याद रखना सेपरेशन होता है। कोई भी चीज़ जब सेपरेट करता है, अलग अलग हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेट, ठीक है। नॉट ओनली इन कंक्रीट, उसका मीनिंग भी वो है, सेपरेट होना चीज़। तो अगर सेग्रीगेट सेपरेशन होता है तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंक्रीट में। तो सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट क्या होगा, जो भी कंक्रीट का मटेरियल से कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स जब वो सेपरेट होता है उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन, ठीक है। अब कंक्रीट में क्या क्या मटेरियल्स होता है, फ्रेश कंक्रीट में हम अभी बात कर रहे हैं फ्रेश कंक्रीट की, हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हार्ड कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट का कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल क्या क्या होता है, सीमेंट, सैंड, ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होनी चाहिए, प्रॉपर मिक्स में वो सब साथ में मिक्स होनी चाहिए, है ना, अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी मटेरियल सेग्रीगेट हो गया यानी कि सेपरेट हो गया, फॉर एग्जांपल एग्रीगेट सेपरेट हो गया, सीमेंट सेपरेट हो गया, पानी सेपरेट हो गया,
तो उस हम बोलते हैं उस प्रोसेस को सेग्रीगेशन। ठीक है, अब अगर आप सेग्रीगेशन होगा तो क्या होगा, लेट अस सी। इट विल बी वीक, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर वीक होगा। लैक ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि हर जगह सेम यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा उसमें। अब ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा ना, अब अगर एग्रीगेट्स एक तरफ है, सीमेंट एक तरफ है तो। एंड इंड्यूस अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, सो प्रॉपर्टी में भी थोड़ा अनडिजायरेबल होगा। अब देखो, अगर आपके कंक्रीट सेग्रीगेशन हो गया तो देखो वो कैसे दिखता है, आपको दिख रहा है ना? क्या ये स्मूथ सरफेस लग रहा है? नहीं, एग्रीगेट्स पूरा नीचे गया है, सीमेंट ऊपर आ गया है, और कितना गंदा लग रहा है ना, वॉइड्स प्रेजेंट है। और यहाँ देखो, ये भी स्मूथ बिल्कुल नहीं लग रहा है, छेद थे इसमें, सीमेंट एक तरफ, सैंड, और यहाँ कलर भी देखो अलग अलग। तो दिस आर द टाइप ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब सेग्रीगेशन 3 टाइप्स का है। फर्स्ट सेग्रीगेशन क्या है? कोर्स एग्रीगेट सेटलिंग डाउन। अगर आपको कोर्स एग्रीगेट सेटल हुआ, जैसे इस फोटो में दिख रहा है, कोर्स एग्रीगेट पूरा नीचे गया, सीमेंट वगैरह पेस्ट ऊपर आया, तो ये पहला टाइप का है। सेकेंड वन इज मैट्रिक्स पेस्ट सेपरेटिंग फ्रॉम कोर्स एग्रीगेट, या फिर सेकेंड केस में क्या हो सकता है, आपका पेस्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा कोर्स एग्रीगेट से, यानी कि सीमेंट पेस्ट और कोर्स एग्रीगेट सेपरेट। और थर्ड, सेपरेट वाटर सेपरेटिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मटेरियल, या फिर एक केस में क्या हो सकता है कि पानी जो है वो पूरा ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और उस केस को हम एक और वर्ड भी बोलता है, याद रखना, उसको हम ब्लीडिंग भी बोलता है। ब्लीडिंग, चलो ये भी इजी वे में समझाती हूँ याद करने के लिए। ब्लीडिंग मतलब क्या होता है, आपका हाथ में ब्लीड हो गया तो क्या होता है, खून जो होता है वो ऊपर आ जाता है ना, आपकी स्किन के सरफेस में ऊपर आ जाता है। तो सिमिलरली ब्लीडिंग इन कंक्रीट में क्या है, अब कंक्रीट में लिक्विड पार्ट क्या है, अब उसमें खून तो नहीं है, कंक्रीट में क्या है, पानी है ना। तो जब पानी ऊपर एकदम सरफेस के ऊपर आ जाएंगे तो उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, एंड रिमेंबर ब्लीडिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेग्रीगेशन ओनली। सो सेग्रीगेशन कॉसेस, लेट अस सी सेग्रीगेशन क्यों होता है, या फिर कंडीशन, ऐसा कौन सा कंडीशन है जो आपके एग्रीगेट्स को सेग्रीगेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट, इनसफिशिएंट मैट्रिक्स टू बाइंड एंड कंटेन द एग्रीगेट। फर्स्ट पॉइंट, अगर मैट्रिक्स मतलब क्या है, पेस्ट। ठीक है, सीमेंट पेस्ट, जो आपका पेस्ट जो होगा आपके कंक्रीट में, जो पेस्ट पार्ट है उसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पेस्ट कम है एग्रीगेट्स को बाइंड करने के लिए तब भी सेग्रीगेट होगा। सेकेंड पॉइंट, एक्सेस वाटर चार्ज्ड फ्रॉम बैडली डिजाइंड मिक्सर, अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, तब सेग्रीगेट हो सकता है। थर्ड पॉइंट, लॉन्ग डिस्टेंस हॉल मतलब लेट अस से आप कंक्रीट साइट जो है वो 15 बहुत दूर है, जैसे बताओ 30 किलोमीटर दूर है, और आप कंक्रीट मिक्स बना रहे हो यहाँ, तो देखो आपको कंक्रीट मिक्स बनाने के बाद भी उसको ट्रांसपोर्ट करके वहाँ तक ले जाना है प्लेस करने के लिए, है ना। तो डिस्टेंस हॉल, लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी में वो हिलेगा। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करके आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कंक्रीट को प्लेस करने के लिए, तो वो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस हॉल। तो उस केस में भी क्या हो सकता है कि आपका कंक्रीट सेग्रीगेट हो सकता है। या फिर यूजिंग कन्वेयर बेल्ट, डू यू नो व्हाट्स कन्वेयर बेल्ट? जैसे देखो आप एयरपोर्ट में जाओगे तो एयरपोर्ट में जो आपका लगेज बैग होता है वो बाद में लेने आते हैं ना आप, जब आप वहाँ बाहर निकलोगे डिपार्चर होके, तो एक कन्वेयर बेल्ट आता है, एक बेल्ट जो खुद ब खुद मूव करता है ना, वो ऐसा मूव करते हैं, उसमें आपका लगेज आएगा। तो जब आपका लगेज आते हैं तो आप उठाते हो, है ना। सिमिलरली आपने देखा होगा कंक्रीट का मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में, उसमें भी एक कन्वेयर बेल्ट होता है, एक बेल्ट होता है, और वो बेल्ट खुद मूव करता है, और उसके ऊपर जो भी सामान है वो भी मूव करता है ना।
आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन और नॉट, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन, एक बेल्ट होगा, ठीक है, उसमें मूव करते आता है। तो वैसे अगर आप ज़्यादा कन्वेयर बेल्ट में, अब मानो कन्वेयर बेल्ट यूज़ करके आप कंक्रीट को मूव करा रहे हैं कोई भी कंटेनर में डाल के कोई भी, तो तब भी सेग्रीगेशन होने का चांस है। या फिर व्हील बैरो। व्हील बैरो क्या है, आप कंक्रीट को बनाने के बाद एक व्हील बैरो में लेके, यहाँ तो इंडिया में तो मोस्टली वही यूज़ करते हैं, कंक्रीट बनाते हैं और एक व्हील बैरो होता है, उसमें कैरी करके ले जाता है, तो वो भी ज़्यादा यूज़ करने से सेग्रीगेशन हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, ड्रॉपिंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम हाइट्स इन केस ऑफ प्लेसिंग द कंक्रीट इन कॉलम कंक्रीटिंग। कभी कभी क्या होता है, अब कंक्रीट आप कॉलम में प्लेस करने जा रहे हो, ठीक है, कंक्रीट कॉलम में, तो कॉलम तो लंबा होता है और आप अपने कंक्रीट जो है आप ऊपर हाइट, बहुत ही ज़्यादा हाइट से आप कंक्रीट फेंक रहे हो, ठीक है, नीचे आपका कंक्रीट है, तो हाइट बहुत ज़्यादा से आप अपना कंक्रीट फेंक रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा हाइट से भी अगर आप कंक्रीट फेंकोगे तो कंक्रीट का जो मिक्स है, सीमेंट, एग्रीगेट, वो सब सेपरेट होने का चांस है। फिफ्थ पॉइंट देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टाइम वाइब्रेशन इन टू वेट मिक्स। देखो हमने बताया वाइब्रेशन करना ज़रूरी है कंपैक्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप ओवर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन करोगे तो भी क्या होने का चांस है, आपके कंक्रीट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स है वो सेपरेट होने का चांस है। इमीडिएट वर्किंग ऑन कंक्रीट आफ्टर प्लेसिंग विदाउट एनी टाइम इंटरवल, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपने अभी अभी कंक्रीट को प्लेस कर दिया, ठीक है, बनाया, अभी अभी प्लेस कर दिया, तो उसको थोड़ा सा सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम देनी चाहिए। अगर आप तुरंत प्लेस करने के बाद ही आप उसमें फिनिशिंग देना शुरू किया, कंपैक्शन ये सब देना शुरू किया, तो भी उसमें सेग्रीगेशन आना का चांस होता है। तो अब सेग्रीगेशन ना आने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज वी नीड टू यूज़ करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ मिक्स, ठीक है। मिक्स प्रोपोर्शन जो हमने कंक्रीट बनाते समय बनाया होगा, अब सीमेंट इज टू सैंड इज टू कोर्स एग्रीगेट कर रेशियो प्रॉपर जो भी बनाया है वो प्रॉपर यूज़ करनी चाहिए। प्रॉपर हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टिंग, प्रॉपर प्लेसिंग, प्रॉपर कंपैक्शन एंड प्रॉपर फिनिशिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद रीमिक्सिंग फॉर शॉर्ट टाइम, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने कंक्रीट अभी बनाया, ठीक है, कंक्रीट मिक्स करके ही बनाया होगा, अब ऐसा नहीं कि उसके बाद आपने पूरे लंबे समय तक आपने कंक्रीट को ऐसा ही रखा, प्लेस करते समय मानो टाइम लग गया, तो आप क्या कर सकते हो, बीच बीच में उसको रीमिक्सिंग कर सकते हो कंक्रीट को, ठीक है, क्योंकि अब थोड़े समय उसको ऐसे ही रखने की वजह से उसका इंग्रेडिएंट सेपरेट हो सकता है, तो ये ना होने के लिए बीच बीच में रीमिक्सिंग दे सकते हो। वाटर सीमेंट रेशियो टू बी कांस्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो भी वाटर सीमेंट रेशियो आप शुरू से यूज़ करोगे वो कंक्रीट के लिए वो सेम रखनी चाहिए। हाइट ऑफ फ्री फॉल शुड नॉट बी एक्सीड 3 मीटर इन एनी केस, ठीक है। अभी मैंने बताया जैसे कॉलम बनाते समय आप कंक्रीट को नीचे ऐसा फ्री फॉल फेंक देते हो, तो उसका हाइट 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो हाइट ऑफ फ्री फॉल है, मानो आप यहाँ से यहाँ नीचे फेंक रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर हाइट से आप फेंक सकते हो कंक्रीट को, उससे ज़्यादा नहीं फेंकनी चाहिए, फिर सेग्रीगेशन होने का चांस होता है। यूज़ ऑफ एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स एंड पोज़ोलॉनिक मटेरियल, इन सम केसेस क्या करते हैं वो, दीज आर ऑल एडमिक्सचर्स, ओके, हम उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, पोज़ोलॉनिक मटेरियल, ये सब भी यूज़ करते हैं लोग सेग्रीगेशन ना होने के लिए, उसको कंबाइन रखने के लिए। Then the concrete should be placed from final position to the place as near as possible, हाँ, यानी कि कंक्रीट जहाँ आप प्लेस करने वाले हो और जहाँ आप कंक्रीट बना रहे हो, फ्रेश कंक्रीट, उन दोनों के बीच में जो जगह है वो एज नियर एज पॉसिबल होनी चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों, ताकि जो हॉल डिस्टेंस है वो कम हो जाए, और अगर हॉल डिस्टेंस कम है तो कंक्रीट को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं कवर करना पड़ेगा, तो इट्स बेनिफिट, ठीक है। तो अभी लास्ट देखते हैं हम ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग मैंने आपको अभी भी समझाया था, वो भी इट्स अ टाइप ऑफ सेग्रीगेशन, ये पढ़ो, ये भी सेग्रीगेशन ही है, लेकिन ये कौन सी टाइप ऑफ सेग्रीगेशन है, जब पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है,
Let us read. It's a type of segregation in which some of the water from the concrete comes out of the surface. Like see, आप देख रहे हो यहाँ पर कंक्रीट अभी बिछाया और पानी आ गया ऊपर, पानी सेपरेट होकर ऊपर आ गया, तो इस केस में हम बोलते हैं कंक्रीट ने ब्लीड किया. ब्लीडिंग इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन. अब ब्लीडिंग कब होता है? ठीक है, हाईली वेट मिक्स, अगर बहुत ज़्यादा पानी है उसमें, या बैडली प्रपोर्शन एंड इनसफिशिएंटली मिक्स कंक्रीट. ठीक है, या फिर प्रपोर्शन प्रॉपर नहीं किया और मिक्स कंक्रीट इनसफिशिएंटली प्रॉपर मिक्स नहीं किया उसमें, तो आ सकता है. इन थिन मेंबर्स लाइक रूफ स्लैब और रोड स्लैब, या फिर आप रूफ स्लैब बनाते समय, रोड स्लैब, थिन मेंबर्स थिन बनाते समय भी आने का चांस होता है. When concrete is placed in sunny weather, और अगर धूप बहुत ज़्यादा है तब भी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आ सकता है. अब ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है? What's the effect of bleeding? It causes shrinkage, cracks and poor bond between aggregates and base. ठीक है, तो श्रिंकेज क्रैक्स मैंने आपको समझाया है. श्रिंकेज क्रैक्स जब उसमें एक्सपेंशन, ऑब्वियसली अब पानी अगर पूरा पानी एवेपोरेट होके चला गया तो क्या होगा? आपका कंक्रीट जो है वो श्रिंक करेगा, उसका वॉल्यूम कम होगा. श्रिंक मतलब कम होगा. ठीक है, पहले ज़्यादा अगर एक्सपैंड हो रहा था तो कम होगा, और ऐसे ही ड्यू टू चेंज इन द वॉल्यूम उसमें श्रिंकेज क्रैक्स आने का चांस होता है, और एग्रीगेट और पेस्ट के बीच में भी प्रॉपर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. लास्ट पॉइंट, ब्लीडिंग इंक्रीजेस विथ टाइम अप टू 1 hour, but rate decreases but continues till final setting time. So see, this is important. ऐसा नहीं है कि कंक्रीट में बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होता है, थोड़े बहुत होता है, लेकिन वो कम होनी चाहिए. क्या है? अप टू 1 hour तक तो वो ब्लीडिंग थोड़ा बहुत होगा. ठीक है, लेकिन उसका रेट जो है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए. जब तक फाइनल सेट होगा तब तक तो वो पूरा कम होनी चाहिए. तो थोड़े बहुत ब्लीडिंग होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो अच्छा नहीं होता है, और बहुत समय के लिए हुआ तो. प्रिकॉशंस टू रिड्यूस ब्लीडिंग. अब ब्लीडिंग ना होने के लिए क्या करनी चाहिए? ऑब्वियसली राइट, जो हमने अभी सेग्रीगेशन में पढ़ा, ठीक है, सेम ही है कि कंक्रीट मिक्स शुड बी डिज़ाइंड प्रॉपरली. प्रॉपर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए प्रोपोर्शन का. कंक्रीट, रिचर कंक्रीट शुड बी यूज, यानी कि थिक कंक्रीट, कंक्रीट जिसका कंसिस्टेंसी थोड़ा ज़्यादा है, थिक जो है, रिच मतलब थिक होना, वैसा फ्रेश कंक्रीट यूज़ करनी चाहिए. एक्सेस वाइब्रेशन शुड नॉट बी यूज, अभी बोला मैंने, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं करनी चाहिए. यूज़ ऑफ एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, ठीक है, एडमिक्सचर्स यूज़ करनी चाहिए. साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी केप्ट स्मॉल एज पॉसिबल, तो एग्रीगेट का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं यूज़ करनी चाहिए. यूज़ फाइन सीमेंट और सीमेंट विथ लो अल्कली कंटेंट. ठीक है, तो सीमेंट भी फाइनर सीमेंट यूज़ करो, और अल्कली कंटेंट जहाँ कम है वो यूज़ करो. और फाइन सच एज फ्लाई एश, पोज़ोलाना कैन बी एडेड. तो दिस आर ऑल योर एडमिक्सचर्स. ठीक है, फ्लाई एश, पोज़ोलाना, वो सब भी हम ऐड कर सकते हैं. लेट अस सी द टाइम. So I think we'll keep our today's lecture up till here. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हार्शनेस. So आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ना. थैंक यू.